गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये इंटीग्रेटेड केसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंटर लॉ, ठीक है, इंटर लॉ की बात हो रही है अपनी। ऊपर लिखा हुआ भी इंटर लॉ देखो, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। नाउ इंटर लॉ के अंदर देर आर टोटल 30 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़, जिनमें 4-5 एमसीक्यू करके होते हैं एक एक केस स्टडी में, और ऐसे 30 केस स्टडीज़ हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट जिसको मुझे क्यूरेट करना पड़ता है और फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं 3-3 करके मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा मेहनत किसको बोलते हैं, ठीक है। एक एक केस स्टडी जो होती है ना, अपने ये भी कर सकते थे कि मैं सीधा सीए इंस्टीट्यूट का जो बेयर इंटीग्रेटेड केस स्टडी है वो वैसा दिखाता और बैठ के उसी में बोलना चालू करता और याद मतलब बताता रहता, पर उससे फ़ायदा नहीं होता। कई जगह क्या होता है कि स्टूडेंट को याद ही नहीं होता कि उन्होंने इंटर में पढ़ा क्या है, लॉ में पढ़ा क्या, ऑडिट में पढ़ा क्या, तो पढ़ते तो भूल जाते हैं। और ये सब इंटीग्रेट केस स्टडी में तो क्या होता है कि कई चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन एक साथ अप्लाई होता है। इसीलिए मैंने इस तरह का नोट्स बनाया है कि तुम अगर आज एक बार मेरे को सुन लोगे, पढ़ लोगे ना, इसको ये भूलोगे नहीं कभी। जैसे ये केस स्टडी है, सपोज इस केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस हैं, तो केस स्टडी के अंदर जो पैराग्राफ्स है मैंने उसी में देखो हर एक में टॉपिक का नाम दे दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ इस टॉपिक पे है, सेकंड पैराग्राफ ओपीसी पे, थर्ड ओपीसी में, फोर्थ पैराग्राफ सेक्शन 146 पे, और अंदर सारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हिंट, सेंटेंसेस सब अंडरलाइन बोल्ड कर दिया है। तो इससे केस स्टडी को पढ़ना, एनालाइज करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। टाइम वेस्ट भी नहीं होता, ऊपर से क्वालिटी एक नंबर, ठीक है। फिर मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इसके नीचे डाले हुए हैं ना, इन सब का आंसर्स मैंने ठीक कर दिया। कई जगह पे इंस्टीट्यूट का आंसर गलत रहता है तो मैंने मेंशन कर दिया कि गलत आंसर, मैंने सही आंसर बता दिया और हिंट भी दे दिया है। ये देखो इसमें हिंट है, ये नीचे रहा हिंट, हर एमसीक्यू में मैंने ऐसे हिंट दिया है, ठीक है। ये रहा देखो, ओके। तो भयंकर मेहनत किया है मैंने इन नोट्स के ऊपर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेली मतलब एक नोट्स का वो जो 3 केस स्टडी का सेट है उसको बनाने में मेरे को टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये सब खुद ही करना पड़ता है टीचर को। ये ऐसा चीज़ नहीं कि मैं दे दुआ के करा लूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, मैं किसी और के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता कि कोई मेरे को नोट्स बना के देगा बोलेगा ऐसे पढ़ाओ, वो मेरे से नहीं होगा। मैं अपने हिसाब से मांझता हूँ और अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। इसीलिए मेरे नोट्स में और मेरे बोले हुए वाक्य में एकदम पूरा इंटीग्रेशन मिलता है तुमको, सिमेट्री, कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मैंने बनाया है एंड आई स्पीक द सेम थिंग, तो डिफरेंसेस नहीं होता। इससे याद करना बहुत आसान हो जाता है। और थ्योरी पेपर में सबसे ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए याद रखना, ठीक है। तो क्वालिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें याद करने में। याद करने का मतलब ये नहीं होता कि खाली अपने बैठ के ना 500 बार बोलते रहें उससे याद हो जाए, नहीं। याद करने के लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है, इंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है कि पहली बार में जब इंप्रेशन पड़ा, ब्रेन में इतना सॉलिड पड़ा है कि कोई भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आज जैसे इंटर लॉ में ये 3 केस स्टडीज़ तैयार किए हैं। ये 3 केस स्टडीज़ है सिर्फ आउट ऑफ 30। तो जैसे जैसे तैयार होते जाएगा वैसे वैसे मैं और तुम लोगों के साथ ये डाल के डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। इसका जो नोट्स का लिंक है जो तुमको दिख रहा है, ये नोट्स का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जैसे होते जाएगा मैं डिस्कस करते जाऊँगा, और ये इट विल टेक सेवरल डेज, और ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इस वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है, ताकि तुम क्लिक कर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मूव ऑन करते जाओ। टाइटल एकदम क्लियर रहेगा कि कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो ढूंढने वगैरह में। तो मैं लॉ का भी डालता रहूँगा, ऑडिट का भी डालता रहूँगा, ठीक है। शुरुआत इंटर से हो रही है, फिर ऑब्वियसली मैं फाइनल में भी मूव ऑन करूँगा, ठीक है। फाइनल लॉ का नया बैच जैसे भी चालू हो गया एकदम, और बहुत ज़बरदस्त क्लासेस जा रही हैं। मैं अगर कोई चीज़ को ज़बरदस्त बोल रहा हूँ ना, मैं हमेशा अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता हूँ। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ज़बरदस्त है तो मतलब वो ज़बरदस्त की भी ज़बरदस्त है, इतना समझ लो तुम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। ये पहला केस स्टडी अपना इंटरमीडिएट लॉ का, ठीक है। कहानी चालू हो गई। कहानी में एक वरिंदर सिंह नाम के पर्सन है, स्मॉल कंपनी। द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट स्मॉल कंपनी। तो वरिंदर सिंह जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, उनका एक टेक्सटाइल ब्रांड है जिसका नाम है परिधान। अच्छा, मैं यहाँ पे अब पढ़ाते वक्त मुझे क्या है, पॉइंटर की तरह मार्क करते रहना पड़ेगा, पर तुम इसको मतलब गंदा मत करना। ये नोट्स में सब कुछ सब लिखा हुआ है, तो प्लीज़ यू डोंट मेक इट डर्टी। मेरे को पढ़ाने तक बोलते हो दिखाना पड़ता है ना कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं मार्क करता रहूँगा, तुम मत करना, ठीक है, गंदा हो जाएगा। तो ये वरिंदर सिंह जो हैं, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, टेक्सटाइल ब्रांड है इनका परिधान। ओल्ड एज होम चलाते हैं, शेल्टर होम फॉर ऑर्फन्स वगैरह, ठीक है। These philanthropic and educational institutions established by him are operating under charitable trust in which he himself is a trustee. अब ये वाला जो पूरा 4 लाइन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस में। इंटीग्रेटेड केसेस में ऐसा होता है, जो लंबी कहानियाँ बोली जाती है, कहानी का
ऑलमोस्ट 50% जो पार्ट होता है वो यूजलेस होता है, उसका कोई यूज ही नहीं होता। यूज यहां से चालू होगा अपना, ठीक है। द टेक्सटाइल बिजनेस परिधान इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, जिसका पेड अप कैपिटल है 1.4 करोड़ और टर्नओवर है 6.4 करोड़, आउट ऑफ विच 45% इज एक्सपोर्ट सेल। उससे 45% एक्सपोर्ट सेल से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा कि स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है वो अमेंडेड हो चुका है, सेक्शन 2 का क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी में जो लिमिट्स हुआ करती थी पहले 50 लाख और 2 करोड़ की, वो चेंज हो चुकी है। नाउ इट इज 2 करोड़ एंड 20 करोड़, मतलब पेड अप कैपिटल जो है वो अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़। तो इसका तो दोनों फिगर 1.4 और 6.40 इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 2 करोड़ एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो ये बिल्कुल स्मॉल कंपनी कहलाने लायक है। तो सवाल ये है कि ये जो परिधान है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैन इट बी रिगार्डेड एज अ स्मॉल कंपनी? यस, ठीक है। इसके ऊपर नीचे एक क्वेश्चन है, आओ देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वरिंदर वॉन्ट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन अवेलेबल टू अ स्मॉल कंपनी, डस परिधान मीट द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी? यस। नीचे ये रहा आपके सामने हिंट, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, पेड अप कैपिटल 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़, both figures are within limit, तो yes he can definitely avail the benefit of small company, ठीक है। अब देखो आंसर तो yes दो जगह लिखा हुआ है, ए में भी yes लिखा है, बी में भी yes लिखा है ना, MCQ। तो अभी क्या है कि अपने को पढ़ के ऑप्शन दिखाना पड़ेगा विच वन इज बेटर। ए भी सही है कि yes टर्नओवर लिमिट के अंदर है, पर बी ज्यादा सही है क्योंकि बोथ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर आर विद इन लिमिट, तो ज्यादा सही वाला ही मेरा आंसर होएगा, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब देखो तुम विद इन अभी 10 मिनट की मेरी जो ये अपनी डिस्कशन होगी, इसी में तुम समझ जाओगे कि इंटीग्रेटेड केसेस को अटैक कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा, बट खाली प्रोसीजर जानने से नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे जब ये मेरे पूरे 30 तक जाएंगे ना, तो देखना भयंकर प्रैक्टिस हो चुका होगा, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करने का मतलब है कि तुमको अटैक करने का तरीका आ जाएगा कि कैसे इसको अटैक किया जाता है, कैसे इसको तोड़ा जाता है, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और डेटा भी बहुत खूबसूरती के साथ याद रहेगा। ओपीसी, अब ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये ओपीसी के ऊपर डेडिकेटेड है, परंतु इससे इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। वरिंदर जी का जो सुपुत्र है या कुपुत्र है जो भी, जिमी, ही इज़ ऑल्सो अ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इन परिधान। तो परिधान जो इनकी प्राइवेट कंपनी है उसमें वो भी एक शेयर होल्डर है, वो भी एक डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये जो है ये एक नया बिजनेस चालू करना चाहता है, रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन का एक नया बिजनेस चालू करना चाहता है और इसको ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है, ठीक है। तो इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मुलाकात की। जिमी मेट देयर फैमिली फ्रेंड मिस्टर चावला हु इज़ अ रेनाउंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चावला जी ने इनको एडवाइस किया कि बेटा ओपीसी खोल लो, अच्छा रहेगा, प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज ईजी है, तो तुम्हारा ये जो एजुकेशन बिजनेस है इसके लिए ओपीसी सही है। उसका प्रोज एंड कॉन्स इसको बता दिया, ग्रेट। अब कहानी चालू ओपीसी का। तो आपको तो मालूम है कि ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। तो ओपीसी के ऊपर इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं नीचे क्वेश्चन आंसर्स में। पहला प्रश्न ये कि जिमी, वरिंदर जी का बेटा जिमी परिधान बोल के प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है, क्या वो अपनी खोली हुई ओपीसी में मेंबर हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। एक इंसान केवल एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है, पर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज कितने भी हो सकते हैं। आई कैन बी अ मेंबर ऑफ एज मेनी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एज आई वांट। केवल ओपीसी में लिमिट है कि ओपीसी का मेंबरशिप सब मेरा एक होना चाहिए, बट देयर इज नो लिमिट ऑन द मेंबरशिप्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो बावजूद इसके कि वो परिधान में ऑलरेडी शेयर होल्डर है, परिधान इज अ प्राइवेट कंपनी, वो ओपीसी में मेंबर बन सकता है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि ओपीसी में हमें एक नॉमिनी भी रखना पड़ता है। तो जिमी ना विल्सन को नॉमिनी बनाना चाहता है। विल्सन जो है, इनको ये मिला था जब पढ़ाई करने विदेश गया था। विल्सन इज एन अकेडमिशियन, स्कॉलर, ग्रेजुएट, फलाना डिमका, इनके ऊपर पूरी 40 है। परंतु एक प्रॉब्लम है, विल्सन जो है ही इज अ यूएस नेशनल। यूएस नेशनल का मतलब होता है यूएस सिटीजन, अमेरिका का नागरिक है, ठीक है। भारत में कई सालों से वो रह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओपीसी में नियम होता है कि जो भी इंसान ओपीसी का मेंबर बनेगा या नॉमिनी बनेगा, मेंबर बनेगा या नॉमिनी बनेगा, ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन। और फिर बात आगे बढ़ती है। और अभी तो अमेंडेड है, अभी तो रेजिडेंट होना भी जरूरी नहीं है कि रेजिडेंट होना पहले था कि कंपलसरी था, अब तो बोले रेजिडेंट और अदरवाइज। तो अभी रेजिडेंट हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि भैया आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा।
Obviously, Mr. Wilson is a natural person, but is he an Indian citizen? No, sir. He is a US national. So, is he eligible to become nominee of the OPC started by Jimmy? No. आओ इसके ऊपर दो प्रश्न देख लेते हैं सर. ठीक है, पहला प्रश्न ये वाला कि कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेटिंग विल्सन टू द OPC, आउट ऑफ विच वन इज ट्रूथ. बोलता है वैलिड वैलिड वैलिड, तो ये तो गलत है सारे. लास्ट वाला सही है. इज नॉट अ वैलिड नॉमिनी बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अपना हिंट, OPC नॉमिनी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज. ठीक है, OPC को लेके और एक सवाल होगा, ये रहा. ठीक है, जिमी इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ परिधान एंड नाउ ही हैज हिज ओन OPC, मेंबर है उसका वो. इज जिमी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC बीइंग एन एग्जिस्टिंग मेंबर इन डायरेक्टर ऑफ परिधान? हाँ, मेरे नंबर ऑफ मेंबरशिप्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज अनलिमिटेड. OPC में सिर्फ एक होना चाहिए, तो परिधान तो OPC है नहीं, तो बिल्कुल अपना OPC खोलता है. यस, एलिजिबल. तो ये A और B में तो लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, तो वो तो सर आंसर हो ही नहीं सकता. C और D में लिखा है एलिजिबल. अब पढ़ेंगे हम C और D में से ज़्यादा सही कौन सा है. C, eligible because a person can incorporate one OPC as a member despite being a member in any other type of company other than OPC. सत्यवचन. Number D, eligible because a person can be a member of any number of companies including any number of OPC. ये तो गलत है, including any number of OPC गलत है, तो आंसर है C. ठीक है, नीचे ये तुम्हारे सामने हिंट भी मैंने लिख के डाल दिया है. ये बहुत मेहनत करी है यार मैंने नोट्स बनाने में. ठीक है, मतलब होता क्या है ना कि मैं मतलब दिन भर आके मतलब ये तुम्हारे साथ नाच गाना नहीं कर सकता. ठीक है, मतलब मैं उस तरह का पर्सनालिटी नहीं हूँ कि मैं आई एम इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ. बट बैकग्राउंड लेवल पे जो मेरी मेहनत होती है वो लाइक किलर लेवल होती है. ठीक है, ये नोट्स बनाने में मैं सच बता रहा हूँ भयंकर मैंने परिश्रम किया है. एक बार तो फाइल बनाई पूरी डिलीट हो गई. ठीक है, गलती से, फिर वापस से बनाई मैंने बैठ के इसको. ठीक है, पूरे आफ्टरनून मेरा इसी पे स्पेंड हुआ है कि नहीं यार ये मेरे को करना है. तो नोट्स में भयंकर मेहनत लगता है. क्लासरूम लेवल पे तुम लोग जानते हो मैं पूरा जान लगा देता हूँ एकदम कि कुछ भी एक सूता भी छोड़ना नहीं है. 100% अपने को कवरेज करके जाना है. तो ये OPC का प्रश्न दोनों हो गया सर अपना. अभी ऊपर कहानी में चलते हैं फिर से. देखो ऐसे मैच करा के पढ़ना है, पूरा लंबा कहानी मारोगे तो मर जाओगे. सबको पता है इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है. पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने चाहिए, फिर ऊपर जाके डेटा ढूंढना चाहिए. बट आई एम टेलिंग यू इट विल नॉट हेल्प. बहुत मुश्किल होती है, बोलनी बातें अलग होती है. एक बात सुनो, मैं तुमको अभी सपोज आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है. मैं तुमको यहाँ बैठे बैठे अगर वीडियो में भी समझा दूँ, तुम जानते हो मेरा एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी, मैं तुमको बैठे बैठे पूरा ड्राइविंग का समझा देता हूँ. ये क्लच होता है, ये रेस होता है, फलाना डिम का सब बता दूंगा. चला लोगे गाड़ी क्या निकाल के? रिफ्लेक्स नहीं है सर. गाड़ी चलाने जाओगे पता है क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारे पैर वर्क नहीं करेंगे. जिस गति से छोड़नी पड़ती है और प्रेस करना पड़ता है वो मालूम नहीं, धड़के छोड़ोगे गाड़ी भड़ाक से ठोक दोगे. ये होगा. तो खाली ऐसे वो नहीं चलता कि पता चल जाए रास्ता, मेरे को पता चल जाए कि ये ऐसे होता है तो हो जाएगा. नो, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस. तुम यूट्यूब में बैठ के कराटे के कुछ मूव्स देख लोगे तो तुम कल ब्लैक बेल्ट बन जाओगे क्या? सालों की प्रैक्टिस लगती है उसमें. ठीक है, तो इतना फास्ट नहीं होता हर चीज. इट रिक्वायर्स एफर्ट. इवन इन दिस इंटीग्रेटेड जस्ट नोइंग कि हाउ टू क्रैक इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू हैव टू डू इट. करते करते आ जाएगा. तो संग संग बने रहो, एकदम फायदा होगा. पूरा डेटा भी याद हो जाएगा अंदर में क्या लिखा है, सर्जरी करके अच्छे से. नेक्स्ट, तो जिमी की OPC की कहानी के बाद कहानी का अगला पड़ाव आया. अब कहानी का जो अगला पड़ाव है उसमें चावला जी हैवी हैं. वरिंदर इज आउट ऑफ द पिक्चर, जिमी इज आउट ऑफ द पिक्चर. इन दोनों के बारे में कोई बातचीत नहीं है. ये जो अगले दो पैराग्राफ है हमारे, ये पूरे मिस्टर चावला के नाम पे डेडिकेटेड है. सबसे पहले सेक्शन 146 चावला. चावला इज एन ऑडिटर ऑफ सम अनदर कंपनी ऑल्सो. ही इज एन ऑडिटर ऑफ सिरमौर फार्मा लिमिटेड जिसका AGM होने जा रहा है. अब किसी वजह से इन्होंने बोला कि क्योंकि चावला को मीटिंग करना था वगैरह वगैरह फलाना ढिमका जिमी के साथ, इसीलिए वो सिरमौर फार्मा के AGM में अटेंड नहीं कर पाएगा. तो क्या किया जाए? You know that as per section 146 it is the duty of the auditor to attend the AGM, and when I say auditor it means the partner of the firm. ठीक है, ऑडिट CA फर्म जो होती है ना, CA फर्म में केवल पार्टनर लेवल के जो CA होते हैं उनके पास अधिकार होता है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का. CA फर्म में बहुत सारे लोग होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट पार्टनर. व्हेन आई वाज वर्किंग इन KPMG आई वाज अ CA, बट वाज आई अ पार्टनर ऑफ KPMG? नो. तो मेरे पास साइनिंग पावर नहीं था. तो ऑडिटर वही बनता है फर्म के अंदर जो पार्टनर होता है. इसीलिए अगर एक पार्टनर AGM अटेंड करने नहीं जा पा रहा है तो उसके बदले केवल और केवल एक दूसरा पार्टनर ही अटेंड कर सकता है. सेक्शन 146 बोलता है
कि अगर ऑडिटर किसी वजह से एजीएम अटेंड करने नहीं जा पा रहा है, देन ही कैन सेंड समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ हु इज इक्वली क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और वो कोई एक दूसरा पार्टनर ही हो सकता है सीए फर्म का, ठीक है। अब चावला जी ने फर्म के अपनी सीए फर्म के किसी पार्टनर को नहीं भेजा, बल्कि अनूप को भेज दिया। अनूप क्या लगता है? अनूप इज अ पेड असिस्टेंट। अनूप इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज अ पेड असिस्टेंट, मीनिंग एन एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होता, पार्टनर को जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर चावला who is appointed as auditor of Sirmor under section 139 didn't attend the AGM personally, instead उसने अनूप को भेज दिया, ठीक है। Is चावला guilty of contravention of section 146 अंडर सेक्शन 147? मतलब 147 तो पनिशमेंट का सेक्शन है। क्या चावला गिल्टी है? हाँ गिल्टी है भाई, यस। तो अब यस तो सर दो जगह लिखा है, तो पहला वाला यस पढ़ते हैं, नंबर सी, यस बिकॉज इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑडिटर मस्ट अटेंड दैट टू इन पर्सन। बोलता है हर परिस्थिति में ऑडिटर को साक्षात एजीएम में जाना ही पड़ेगा, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, यस ही इज गिल्टी बिकॉज the representative appointed by him, that is Mr. Anup, is not qualified to be the auditor of the company because he is not a partner, okay. Only one of the partners is eligible to be appointed as an auditor, hence एक पार्टनर के बदले दूसरा पार्टनर था और कोई नहीं। तो अनूप को जो भेजा गलत किया, गिल्टी ऑफ 146, ठीक है। डन है एकदम। अब तुम एक बार बताओ, जब मैं तुम्हारे से डिस्कस कर रहा हूँ, डू यू इवन नीड टू रिवाइज सेक्शन 146? ये जो अभी मैंने तुम्हारे साथ स्मॉल कंपनी का ओपीसी का सेक्शन 146 क्वेश्चंस डिस्कस किया, क्या इसमें तुमको ज़रूरत महसूस हो रही है कि सर एक बार जाके रिवाइज करना पड़ेगा, आप जो बोले समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे एक बात पूछी जा रही है और वो बात का पूरा आगा पीछा जो भी ज्ञान है मैं सारा तुम्हारे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुरंत तुमको समझ में आ रहा, हाँ ऐसा 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 बोला गया था, याद आ रहा है और क्वेश्चन तुमसे क्रैक हो रहा है। नेक्स्ट, अब सिरमौर के एजीएम में अब कहानी में चावला को हटा के सिरमौर के बारे में आ गया कि सिरमौर का जो एजीएम है उसमें बोनस शेयर डिक्लेयर होने की बात हो रही है, ठीक है। बोनस शेयर पे सेक्शन नंबर 63 होता है। बोनस शेयर कैन बी गिवन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उससे आप दे सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप दे सकते हो, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आप बोनस शेयर दे सकते हो। सीआरआर पैदा होता है सेक्शन नंबर 55 में, ठीक है। तुम में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सेक्शन 63 जो बोनस शेयर वाला है ना, उसमें फ्री रिजर्व बोला है, पीएल बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला है, पर उसमें सर ये क्या बोलते हैं आपका सीआरआर नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 63 में नहीं लिखा हुआ, पर सेक्शन 55 में लिखा है कि नहीं? सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर के ऊपर होता है, वहाँ बोलता है ना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे सीआरआर क्रिएट करो, और सीआरआर का एक ही यूज है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, है कि नहीं है ना? फिर तो सीआरआर भी यूज हो सकता है, पर एक रिजर्व ऐसा है जो यूज नहीं कर सकते हम, और ये बात साक्षात सेक्शन 63 में लिखा है दैट रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। तो अब हमको डेटा दिया है कि एजीएम में वो लोग बोनस शेयर देना चाहते हैं, डेटा ये है। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम यस, सीआरआर यस, कैपिटलाइजेशन रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो नहीं कर सकते। तो इन तीन को जोड़ दो, जो भी फिगर आएगा वही आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो बोनस शेयर लोग दे सकते हैं? तो पहला तीन फिगर को जोड़ा, आंसर है 3.13 करोड़, ठीक है। ये था सर हम लोग का पहला केस स्टडी। कितनी लंबी केस स्टडी थी। वरिंदर से कहानी चालू हुई, जिमी पे गई, जिमी से कहानी गई विल्सन पे, विल्सन से चावला, चावला से सिरमौर, ऐसे कर करके फिर होते चले गए लोग, और 5 कहानियों को जोड़ के 5 एमसीक्यू डाल दिया है। वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है। केस स्टडी 2, ठीक है। अब केस स्टडी 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी एक एक करके मुद्दा बाय मुद्दा आते जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा जो है वो है अल्ट्रा वायर्स एंड इंट्रा वायर्स, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। सुनना, हमने सीखा था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर का टेक्निकल मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है आप उसके बियॉन्ड चले गए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो 6 क्लॉज होते हैं नसॉल का, नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन, उसमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कंपनी अगर उन बिजनेसेस के अलावा कुछ और कर ले तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अगर कंपनी ने कोई काम किया जो कि अल्ट्रा वायर्स है, देन दैट ट्रांजैक्शन इज वॉइड ab इनिशियो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द एंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, उसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। लेकिन
इंट्रा वायर्स बोल के भी कुछ होता है। इंट्रा वायर्स का मतलब होता है विद इन पावर, जो किया गया विद इन पावर है। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी में, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके कुछ करता है तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, वो वॉइड होता है। परंतु अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेमोरेंडम के अंदर रहते हैं, आर्टिकल्स के बियॉन्ड चले जाते हैं, किसके बियॉन्ड सर? आर्टिकल्स के बियॉन्ड चले जाते हैं, तो वो इंट्रा वायर्स कहलाता है। इंट्रा वायर्स मतलब होता है विद इन द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम, ठीक है, बट इट मे बी बियॉन्ड द पावर गिवन इन द आर्टिकल्स। इस कहानी में सर ये हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेमोरेंडम की बात तो मान ली, पर आर्टिकल्स में जो लिखा उसके बियॉन्ड चले गए। तो मेमोरेंडम की बात तो मान ली ना, तो अल्ट्रा वायर्स तो नहीं है ना, आर्टिकल्स क्रॉस किया है तो इंट्रा वायर्स है। इंट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन जो होते हैं, दे आर नॉट वॉइड, दे आर वॉइडेबल। सर क्यों? वॉइडेबल का सिंपल हिंदी मतलब होता है वॉइडेबल, यानी इसको आप वैलिड भी रख सकते हो, वॉइड भी करा सकते हो, वेरी सिंपल। विदाउट गोइंग इनटू द डेफिनेशनल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अपने कॉन्ट्रैक्ट से मतलब नहीं, अपने सीधा बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉइडेबल का हिंदी क्या समझते हो कि वॉइड कराया जा सकता है, नहीं भी तो कराया जा सकता है, तो वैलिड भी रख सकते हो। इंट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, इट कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? रैटिफाइड का मतलब होता है सबसीक्वेंट अप्रूवल। रैटिफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसीक्वेंट अप्रूवल, यानी कि आपने ना कोई कांड कर लिया, अब उसके बाद आप अप्रूवल मांग रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैटिफाइड। जैसे तुमने 5,000 रुपया खर्चा कर दिया, अब जाके घर में अपने मम्मी पापा को बता रही हो कि मैंने तो 5,000 रुपया यहाँ फूक दिया, मैंने दोस्त का बर्थडे में गिफ्ट कर दिया था, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा 5,000 रुपये का गिफ्ट ना कोई लड़की कर सकती है, लड़के इतना पैसा अपने दोस्त पे मरे नहीं लुटाएंगे, ठीक है। तो सपोज तुमने 5,000 रुपये का गिफ्ट अपनी किसी फ्रेंड को दे दिया और तुम अब घर जाके बोली अपनी मम्मी को कि भाई मैंने खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद बता रही हो, मम्मी बोली कोई बात नहीं, अप्रूव्ड। तो ये जो कर लेने के बाद अप्रूवल मिल रहा है, इसे हम कहते हैं रैटिफाई करना, रैटिफिकेशन। सरल, एकदम सिंपल। क्या बोला? रैटिफिकेशन, रैटिफाइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब सुनो, अल्ट्रा वायर्स को रैटिफाई नहीं किया जा सकता, वो वॉइड होता है। इंट्रा वायर्स को शेयर होल्डर्स रैटिफाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर्स के सामने वो रखा गया और उन्होंने उसको रैटिफाई कर दिया तो वैलिड हो जाएगा, मना कर दिया तो वॉइड हो जाएगा। तो यानी वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल, ठीक है। अब ये कहानी क्या हुई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स को ये पावर दिया हुआ है दैट दे कैन बोरो मनी फॉर द कंपनी, ठीक है। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये लोग मैक्सिमम 50 लाख रुपया तक की बोरो कर सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा बोरो करेंगे तो शेयर होल्डर का परमिशन लेके करेंगे। ये लिखा हुआ है कहाँ पे सर? आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 80 लाख रुपया बोरो कर लिया विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, 80 लाख रुपया। ना अब आप समझो, बोरो करने का हक तो इनके पास है एज पर द मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम को तो क्रॉस नहीं किया, पर आर्टिकल में था कि 50 तक के ऊपर नहीं जाओगे, चले गए 80 लाख, तो शेयर होल्डर से पूछा भी नहीं। तो इन्होंने आर्टिकल्स क्रॉस कर दिया पर मेमोरेंडम क्रॉस नहीं किया, तो ये लोग बीच में, दे आर इंट्रा वायर्स। कैन इट बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स? यस, इट कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर चाहे तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, और अगर कर दिया तो वैलिड, नहीं किया तो वॉइड। हेंस इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ वॉइडेबल ट्रांजैक्शन, इसको वॉइडेबल बोरोइंग्स कहते हैं। पढ़ो। Kumar Arijit is a renowned finance professional in banking. Due to his experience, उन्हें डायरेक्टर बनाया गया कई कंपनियों में, एक बड़े कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। इसका कोई यूज़ ही नहीं है। एज पर द, अब ये कहानी चालू हो गई कि एक कंपनी है DCL दून कार्बोनेट्स लिमिटेड, जिसके अंदर ये डायरेक्टर है। वहाँ मेमोरेंडम में पावर होता है कि बोरो किया जा सकता है, बट आर्टिकल्स में कि 50 लाख के ऊपर बोरो मत करना, ठीक है। 50 तक के ऊपर जाओ तो शोल्डर से पूछ लेना। इन्होंने सर बोरो कर लिया 80 लाख, तो ये इंट्रा वायर्स है, वॉइडेबल है, ठीक है। द बोरोइंग ऑफ 80 lakhs बाय डायरेक्टर्स इज, क्या होगा आंसर? वॉइडेबल, ठीक है। जो मैंने बोला इतना लंबा चौड़ा, वो हिंट में देखो यहाँ समझा दिया तुमको, ओके। ये हिंट्स ना बड़े काम आएंगे, बड़े काम आएंगे। कल को एग्ज़ाम में अगर मल्टी चॉइस नहीं देखे, किसी और फॉर्मेट में वो लोग पूछ लेते हैं, लेट्स से ट्रू एंड फॉल्स, जैसे ऑडिट में वो लोग ट्रू एंड फॉल्स की तरह, करेक्ट इनकरेक्ट की तरह डाल के पूछ लेंगे। तो अगर हिंट रहेगा, लॉजिक रहेगा, तो लिखने में काम आएगा। नेक्स्ट, अब इनकी कहानी का अगला हिस्सा, ठीक है। ये कहानी का अपना अगला हिस्सा है। ये क्या है? कोरम फॉर जनरल मीटिंग, ठीक है। सो अभी जनरल मीटिंग के बारे में हमें डेटा दिया है कि इस कंपनी में 5,600 मेंबर्स हैं।
कोरम का जो सेक्शन होता है 103 फॉर जनरल मीटिंग, उसमें साफ बोला हुआ है 1000 मेंबर तक 5, 5000 तक 15, 5000 से ज़्यादा मेंबर्स है तो 30 होता है कोरम। तो इनके यहाँ कोरम कितना है 30 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब साक्षात खुद आए। प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन कोरम। इन्होंने जनरल मीटिंग किया, उसमें 34 टोटल अटेंडीज़ हैं, 34 में से 27 तो मेंबर इन पर्सन है और 7 जन प्रॉक्सी बन के आया है। तो प्रॉक्सी को तो गिनेंगे नहीं, तो मेंबर इन पर्सन कितना आया 27 आया, 27, तो कोरम नहीं आया है, तो कोरम इज नॉट देयर। बीओडी ने 80 लाख रुपया रेस कर लिया और 60 लाख रुपया से कोई खर्चा वर्चा चुकाया वगैरह वगैरह, फालतू की कहानी, कोई यूज़ नहीं। 5600 मेंबर्स हैं इनके यहाँ टोटल, 34 जन आए हैं, उसमें से 7 जन प्रॉक्सी हैं, ठीक है। तो 34 माइनस 7 कितना होता है 27 जन है, कोरम इज नॉट देयर। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जिसका कोई ज़रूरत नहीं था। इन्होंने बोला कि 6 मेंबरों ने एक ही बंदे को अपना प्रॉक्सी बनाया था, तो हाँ बना सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोग तक एक ही बंदे को प्रॉक्सी बना सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आर्टिकल्स इज साइलेंट अबाउट कोरम, तो इसका मतलब आर्टिकल्स में अगर कोरम के बारे में कुछ नहीं बोला तो जो एक्ट में है वही मानेंगे 30, तो कोरम इज नॉट देयर। Question number 4. Regarding the validity of the meeting, which of the following statement is correct? Number 1, the meeting doesn't have a quorum because 30 members need to be present. सही है। दूसरा, the meeting is valid and has a quorum of 30 members है, ये तो wrong option है। The meeting is valid, wrong. The meeting is valid, wrong. तो बाकी 3 ऑप्शन तो एकदम लल्लू टाइप के थे। उन्होंने बोला कि मीटिंग वैलिड है, कोरम भी है। कहाँ कोरम है? कोरम तो नहीं है। ये रहा हिंट, ठीक है। दिस इज द आंसर सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, आगे कोरम हो गया। अब आगे कहानी मूव करते। कुमार की एक दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, पद्मिनी सिल्क लिमिटेड। 25 साल पहले ये कंपनी बनी थी, फलाना ढिमका, इसका कहानी बताया हुआ है। 10 एम्प्लॉय के साथ 3 कमरे में इन्होंने काम चालू किया था। आज ये लोग कहाँ पहुँच गए? हेलीकॉप्टर में। फालतू का ज्ञान। आगे इन्होंने बोला कि 25वीं सालगिरह पे इन्होंने इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की। तो नॉर्मली वी नो सेक्शन नंबर 123 में नियम होता है कि जब भी डिविडेंड आपको देना है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, एजीएम में या अप्रूव हुआ है, या फिर अगर इंटरिम डिविडेंड है तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ होगा। तो जब भी अप्रूव हुआ, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे एजीएम हो, वहाँ से 5 दिन के अंदर इट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, इन्होंने वो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं, सेपरेट एनबीएफसी अकाउंट में जमा कर दिया। तो ये अलाउड है क्या? नहीं। डिविडेंड को शेड्यूल्ड बैंक में जमा किया जाता है 5 दिन के अंदर, इसमें एनबीएफसी में नहीं करते। तो इनसे गलती हुई, इनसे मिस्टेक हुआ है। जमा 5 दिन में हुआ है, ठीक है, डेट सही है। 31 अगस्त को घोषणा की और 4 सितंबर को जमा कर दिया विद इन 4 डेज। 5 डेज का टाइम होता है, तो टाइम इज ओके, बट यू हैव डिपॉजिटेड इन एनबीएफसी नॉट इन शेड्यूल्ड बैंक। यू शुड हैव डिपॉजिटेड इन शेड्यूल्ड बैंक। तो ये गलत किया आपने, ठीक है। ये रहा पहला सवाल। Regarding declaration and distribution of interim dividend, which of the following statement is correct? Number 1, there is a violation. अच्छा लग रहा है सुन के, हाँ there is a violation because interim dividend can only be declared out of current year profit. Wrong. interim dividend को भी हम पुराना प्रॉफिट से, पिछले साल का प्रॉफिट से दे सकते हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। There is no violation, ये तो बिल्कुल ही गलत है। Third, there is a violation because bank account shall be designated and shall be one of the existing bank account of the company. ऐसा कुछ नहीं, आप एक सेपरेट नया बैंक अकाउंट खोल सकते हो, तो ये भी गलत है। गलत ये हुआ है सबसे बड़ा कि एनबीएफसी में खोला है। आंसर डी, देयर इज अ वायलेशन बिकॉज द बैंक अकाउंट शैल बी ओपन ओनली विद शेड्यूल्ड बैंक। तो आपने शेड्यूल्ड बैंक में नहीं, एनबीएफसी में खोला, विच इज रॉन्ग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक इसमें 4 ही क्वेश्चन है। हाँ, अब ये डिविडेंड के बाद अगला पॉइंट, कुमार हेल्स फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली और कल्टीवेशन और मिलिंग ऑफ पैडी का काम करता है। वो एक मेंबर, उसकी एक ओपीसी भी है जिसका वही इकलौता मेंबर है, फेयर डील लिमिटेड ओपीसी। ठीक है, और उसने अपने फादर को उसमें नॉमिनी बना रखा है। ठीक है, ये सब कहानी का कोई यूज़ नहीं। अल्टीमेटली हुआ क्या, सुन लो। एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टिपिकली 5 चीज़ें आती हैं, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब जो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन नंबर 2 का 40,
उसके लास्ट में प्रोवाइजो डाल के एग्जाम्शन है, बोला कि 4 तरह की कंपनियां होती हैं, उन्हें एग्जाम्शन है, ओपीसी, स्टार्टअप, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कि इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है। कुमार का जो ओपीसी है उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, विच इज ओके, बट संग संग एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाया, विच इज नॉट ओके, दैट्स द प्रॉब्लम। कैश फ्लो से एग्जाम्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ चलेगा, पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स तो देना ही पड़ेगा। चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बोला है कि ये इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं था एज पर शेड्यूल 3, कोई बात नहीं, पर एक्सप्लेनेटरी क्यों नहीं दिया, गलत किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर 1, FDL fails to meet the requirement because its financial statements do not include explanatory notes, सही है, इसी वजह से गलत है। दूसरा कि कैश फ्लो नहीं है, इस वजह से गलत है, नहीं वो तो एग्जाम्शन होता है इनको, बिकॉज एक्सप्लेनेटरी और कैश फ्लो दोनों ही नहीं, ये भी बेकार है। चौथा कि इन्होंने FS फॉलो किया, इनसे कोई वॉल्यूशन हुआ ही नहीं है, ये भी गलत है। सिंपल बात है कि गलती एक ही थी भाई कि एक्सप्लेनेटरी नहीं बनाया, तो उसके लिए आंसर है A। ये रहा अपना हिंट, एज पर सेक्शन 240 ओपीसी को एग्जाम्शन होता है कैश फ्लो से, ठीक है। इस कहानी में 4 ही MCQs थे, 1 2 3 4 वो हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टडी 3, आज के इस सेशन का ये आखिरी केस है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी 3 डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, हिंट्स होते हैं कई सारे इसमें, वो सब पकड़ेंगे अपने एक एक करके, ठीक है। BR मोहंती, जैसे 1 बहुत अच्छा था, 3 बहुत अच्छा है, ठीक है। BR मोहंती, इन्होंने 2 कंपनियां खोली थी आज से 2 दशक पहले, 20 साल पहले, 2 भाई और कुछ दोस्तों के साथ फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंजीनियर्स को लेके चालू किया था कंपनी। तो 2 कंपनियां हैं, वेलमाउंट लिमिटेड, ये कंपनी प्रॉफिट में है। सर आपको कैसे पता? मैंने पूरा कहानी पढ़ा है, नोट्स बनाया, इससे मुझे पता है, ठीक है। डीलिंग इन वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल, वेलनेस प्रोडक्ट्स का मतलब वही कॉस्मेटिक वगैरह जो होता है। एंड टेक्स माउंट लिमिटेड जो है ये लॉसेस में, दूसरी कंपनी जो टेक्सटाइल में वो लॉस में चल रही है, ठीक है। एक प्रॉफिट में और एक लॉस में, दोनों कंपनियों ने डिविडेंड की घोषणा की है। जो प्रॉफिट वाला कंपनी वो तो अपने प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड देगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लॉस वाला कंपनी वो अपने रिजर्व से निकाल के डिविडेंड दे रहा है, अब उसमें दिक्कत है। एज पर सेक्शन 123 कोई भी कंपनी डिविडेंड अपने प्रॉफिट से निकाल के दे सकता है, पर अगर अपने रिजर्व से निकाल के दे रहा है लॉसेस में, देन देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ मैक्सिमम सीलिंग कि इससे ज़्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते। तो लॉसेस में अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो मैक्सिमम डिविडेंड दैट यू कैन पे इज द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो 3 प्रीसीडिंग ईयर्स में जो आपने डिविडेंड दिया उसका एवरेज, उससे अधिक आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, तुमको बहकाने के लिए 50 चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। एकदम कि स्टूडेंट बेचारा खो जाए, वो अंदर घुसेगा, खो गया। वो हैरी पॉटर की एक मूवी थी ना जिसमें सेड्रिक डिग्री मर जाता है, ये वही वाला है, ठीक है। अंदर घुसे और अंदर ही खो गए, बीच में वोल्डेमॉर्ट आके ले गया। इतना लंबा चौड़ा घुमा देते हैं, दरकार भी नहीं है। हुआ ये, एक तो पहला बात है 5 साल का डिविडेंड का रेट दे दिया ताकि तुम गलती करो 5 साल का एवरेज निकालो। सेक्शन 123 बोलता है 3 साल का एवरेज रहना, 5 साल का नहीं। जो 3 लेटेस्ट ईयर्स है उनका एवरेज लिया जाता है। अच्छा, बातों ही बातों में इन्होंने फेंक दिया अंदर ही अंदर कि दोनों कंपनियां लिस्टेड है। ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बोथ द कंपनीज आर लिस्टेड ऑन लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। बोथ, ये लिस्टेड का ना बड़ा काम आने वाला है ज्ञान, ठीक है। क्योंकि क्यों सर, क्यों काम आने वाला है? अरे बता रहा हूँ, लॉ के अंदर कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि ये चीज़ सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होगा। जैसे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में अपना वो हर कंपनी में तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं होता, किस में होता है? लिस्टेड 10 50 50 था ना, तो सिंस दे आर लिस्टेड कंपनी और रोटेशन ऑफ ऑडिटर होगा तो उसका क्वेश्चन है नीचे, समझ रहे हो, इस तरह से। फिर इन्होंने कहानी बोलना चालू किया कि वो जो टेक्सटाइल वाला कंपनी है, टेक्स अमाउंट वो लॉस में लॉस में लॉस में लॉस में। द बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट। इफ यू डोंट नो, बॉटम लाइन मीन्स प्रॉफिट इज इन रेड, रेड का मतलब है नुकसान, लॉस है। तो डिविडेंड फिर भी डिक्लेयर कर रहा है, कहाँ से दे रहा है सर? रिजर्व से निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये 5 साल का रेट दे दिया हमको 5 साल का चाहिए कि 3 साल का? सर 3 साल का, लास्ट 3 साल का। तो वो कितना, 8 5 2 8 + 5 + 2 = 15/3 = 5%। तो एवरेज 15%, सॉरी 5%। तो 5% ज़्यादा लोग डिविडेंड दे ही नहीं पाएगा। TML मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकता है? द आंसर इज 5%। ये रहा 3 साल का एवरेज 5%।
ठीक है, ऊपर। हाँ, नेक्स्ट कहानी डिविडेंड से हटा, वो बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहानी उसी में, प्रिजर्विंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो टेक्सटाइल वाली जो कंपनी है टीएमएल, एक तो घाटे में चल रही है, ऊपर से इनके यहाँ रेड पड़ा है, ठीक है। ये डायरेक्टरेट वाले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आरबीआई का होता है, ठीक है, आरबीआई का होता है, वो लोग रेड मारा है और वो लोग बोला 10 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालो। तो टीएमएल बोला कि पागल वागल हो क्या, सेक्शन नंबर 128 खोल के पढ़ो, वहाँ लिखा है लास्ट 8 ईयर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करना पड़ता है, तो 10 का कहाँ से लाएं। और हम लोग में पहले एसएफआईओ का कोई रेड चला नहीं जिन्होंने बोला हो कि ज़्यादा लंबे समय तक रखना है, तो 8 ही साल रखना था, तो 8 साल का ही है। चलो ये बात तो मान लेते हैं, पर एक पंगा है, 8 साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सर सब चीज़ आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली आपका जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक नहीं आता, बल्कि जो रॉ डेटा है जिसका इस्तेमाल करके आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो वो भी आता है। व्हाट इज द रॉ डेटा जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री पास होता है? वाउचर। क्या बोला? वाउचर। वाउचर वर्ड का मतलब तुम आज समझ लो मेरे से। वाउचर मीन्स एनी रॉ डेटा, एनी रॉ डेटा। इट कैन बी इनवॉइस, इट कैन बी चलान, इट कैन बी डिलीवरी नोट, फलाना ढिबका, एनी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंट्री मारता है उसे हम कहते हैं वाउचर, ठीक है। तो इनसे एक गलती क्या हो गई कि 8 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है बट विदाउट वाउचर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर 10 साल का मांग रहा है जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 साल का ही है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द वाउचर, फंस गए यहीं पे, अब ये इनकी गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, in TML regarding maintaining and preserving books of accounts, which one is correct? पहला, TML needs to maintain for 10 years, wrong. दूसरा, TML has not violated the law, wrong, violate किया ना, वाउचर नहीं रखा। थर्ड, it has violated the law because वाउचर प्रिजर्व नहीं किए। फोर्थ, TML has not violated, ये भी गलत है, इन्होंने वायलेट किया है, इनसे पीरियड में वायलेशन नहीं हुआ है, पीरियड इनका सही है 8 साल, इनसे वायलेशन हुआ है कि इन्होंने रेलेवेंट वाउचर्स नहीं रखे, ठीक है, क्लियर हो गया सर। फिर ये चल रहा था अपना कहानी टीएमएल का, टीएमएल का कहानी यहाँ खत्म होता है, अब ये लोग डब्ल्यूएमएल पे आ गए, ठीक है। डब्ल्यूएमएल जो वेलनेस प्रोडक्ट्स देता है फार्मास्यूटिकल वाला, वो प्रॉफिट में, फाड़ के प्रॉफिट में। तो बोला उन्होंने ना इसके ऊपर ही 2 प्रश्न आएंगे अभी। बोला इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया आउट ऑफ द प्रॉफिट्स विदाउट ट्रांसफरिंग एनीथिंग टू रिजर्व। हाँ तो चलेगा ना, एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट इट इज़ द चॉइस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि रिजर्व में कुछ डालना है कि नहीं, मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं डाला तो नहीं डाला, एकदम सही है, ठीक है। इन केस ऑफ WML विच वन इज करेक्ट? पहला, WML 20% नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता प्रॉफिट में। सेकेंड, WML कैन डिक्लेयर डिविडेंड बट इट नीड्स टू ट्रांसफर 20% टू रिजर्व, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। थर्ड, कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट बट 10% रिजर्व में डालना पड़ेगा, ये भी गलत है, ठीक है। कैन डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट ट्रांसफरिंग एनीथिंग टू रिजर्व, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। WML के डिविडेंड पे ही दूसरा सवाल है, गौर से देखना, इसमें थोड़ा दिमाग रुको। 15 जून को इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, 15 जून को। इट साउंड्स लाइक इंटरिम डिविडेंड क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब 15 जून को अगर डिविडेंड की घोषणा हुई है तो 30 दिन के अंदर, 15 जून से 30 दिन मतलब आएगा 14 जुलाई तक बटा जाना चाहिए, ठीक है। 14 जुलाई तक जो डिविडेंड नहीं बटा, जो अनपेड रह गया, अगले 7 दिन के अंदर मतलब 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ऊड़ा अकाउंट, UDA, सेक्शन नंबर 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। द अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू ऊड़ा अकाउंट ऑन 20 जुलाई। एकदम सही किया है लोग, एकदम सही किया सर। 14 जुलाई से 7 दिन होता है 21 जुलाई, तो 20 जुलाई को डाल दिया ऊड़ा अकाउंट में, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए में बोल रहा है वॉयलेट किया, बी में बोल रहा है वॉयलेट किया, गलत। सी में बोला नॉट वॉयलेटेड बिकॉज ऊड़ा अकाउंट में 21 जुलाई तक ट्रांसफर कर दिया गया था, सही है। डी बोला वॉयलेट नहीं किया बिकॉज 90 दिन के अंदर डाल दिया, 90 दिन का लिमिट इसके लिए बिल्कुल नहीं था, रॉन्ग है ये।
तो 7 दिन ही का था, दैट्स द आंसर। अब जाते जाते लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी डाल दिया WML का, कि CA देव नाम से क्या लग रहा है आपको, इंडिविजुअल ऑडिटर, इसको ना अंडर सेक्शन 139 WML का ऑडिटर अपॉइंट किया गया था एज एन इंडिविजुअल। तो ये कितना दिन काम कर सकता है, 5 साल। इंडिविजुअल ऑडिटर कैन सर्व फॉर 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स, उसके बाद उसके ऊपर 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होता है, फिर अगेन 5 ईयर्स को वो अपॉइंट हो सकता है। तो इसको आपने 17वें AGM में अपॉइंट किया था, ठीक है, 17th AGM में, तो 5 साल तक 22nd AGM में ये हट जाएगा और फिर 5 साल बाद 27th AGM में ये रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। देव हु इज द ऑडिटर विल हैव टू वेकेट द ऑफिस इन विच AGM, 5 साल बाद, 17 + 5 = 22, तो 22nd AGM में हटेगा, and can be reappointed again only in 22 + 5 27th AGM, तो 27th में वो रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये रहा हिंटन डिटेल, जो मैंने बोला वही मैंने लिख के दे दिया, ठीक है। तो ये था सर आज का सेशन आप लोगों के साथ, ठीक है। काफ़ी मेहनत की मैंने इसके लिए, और भी मुझे मेहनत करनी है। अभी 10% मेहनत हुआ है, 30 केस स्टडी में सिर्फ 3 केस स्टडी हुआ है। ऐसे ही अपने लगे रहेंगे और अपने को 27 केस स्टडीज़ और करनी है, ठीक है। आई होप तुम लोग को पसंद आया हो, तुम लोग को हेल्प होता है तो मेरे को भी हिम्मत मिलता है आगे और ये सब एकेडमिक हेल्प करने का। थैंक यू।